Okay, so now let's start with unit number 7, contract of indemnity and guarantee. बहुत बढ़िया, ऐसा लगा सबने एक साथ स्वाहा बोला, ठीक है, बट ऐसा स्वाहा चैप्टर नहीं है ये, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज एग्जामिनर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली हमने देखा है 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, और हमेशा ये ध्यान रखना 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 4 और 2 के भी आ सकते हैं, 4 और 4 के भी आ सकते हैं, 4+6 करके 10 के भी आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी सब भी पढ़ा हम लोगों ने, बट इसको ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते जाना, रीड करते जाना साथ साथ, क्योंकि इसमें थ्योरी भी बहुत है, ठीक है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू मेक गुड द लॉस, यानी कि जो लॉस हुआ है ना उसको रिकवर करके देना। प्रॉफिट कमाना दूर दूर तक मोटिव नहीं है हमारा, हमारा मोटिव क्या है? सिर्फ लॉसेस को कवर करके देना, ठीक है। सो टू मेक गुड द लॉस और सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, ये जो पार्टी प्रॉमिस करे इसको बोला जाता है इंडेमनीफायर, और ये जो पार्टी जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है इसको बोला जाता है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि खुद से ये जो प्रॉमिसर है इसकी वजह, इंडेमनीफायर की वजह से लॉस हुआ हो या किसी और की वजह से हुआ। कार कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से लॉस हुआ क्या? नहीं, फिर भी वो पैसा देती ना, बिकॉज इसमें लॉस बाय एनी अदर पर्सन भी कवर्ड होता है, ठीक है। चलो, लॉस ओकेशन्ड बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड, यानी कि जहाँ पर किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं था, एक्ट ऑफ गॉड था, वहाँ पर इंश्योरेंस कवर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कवर्ड नहीं होता है। मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर एक मूवी भी आई थी, याद है? इंश्योरेंस क्लेम मना कर दिया था उसमें, एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की थी, परेश रावल जी की थी, है ना, एक मूवी आई थी, हाँ एक मूवी आई थी, नाम नहीं लेते, एक मूवी आई थी, है ना। तो मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। अब बात करते हैं मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कुछ भी हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस तो समझ में आता है, मरीन इंश्योरेंस मतलब जो शिप का होता है, इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्यों ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अनसर्टेनिटी नहीं है ना, होना ही होना है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही होना है, इसीलिए ये ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस में तो पेमेंट होना ही होना है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे ये नहीं बोल सकते ना जी आपकी लॉस के लिए हम लोग इंडेमनीफाई कर रहे हैं। अच्छा लॉस हुआ जी, ये इतना कमाते थे, ओके इतना लॉस हो, इंडेमनीफाई नहीं कर रहे हो ना, वहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है आपको। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्लस आप लॉसेस रिकवर नहीं कर रहे हो। ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड इन एनी सूट, मतलब क्या क्या मिलता है इंडेमनिटी होल्डर को? सबसे पहले सारे डैमेजेस जो उसको मिलने चाहिए एनी सूट में। ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सूट, यानी कि लीगल फीस एक तरह से। और तीसरा, ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ा किसी को, वो भी यहाँ पर कवर होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन, यानी कि जैसे गाड़ी का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, अब यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर जो है वो, जैसे जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो, उसकी लाइबिलिटी जैसी आएगी ना, किसको पे करना है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी आएगी। इससे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी है गाड़ी भी, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, झगड़ा हुआ, बट किसी को कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो झगड़ा खत्म हो गया, दोनों चले गए, या डैमेज भी हुआ तो किसी ने किसी से क्लेम नहीं किया, दोनों अपना अपना चले गए, ठीक है। इस केस में जहाँ पे दोनों अपना अपना चले गए, आप बताओ, यहाँ पे दोनों अपना अपना चले गए, अब आप बताओ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कोई पेमेंट आया नहीं, जबकि डैमेज हुआ था। और दूसरा केस आया जहाँ पे गाड़ी का क्रैश हुआ, डैमेज हुआ, और इन्होंने एक दूसरे से क्लेम मांग लिया, अब इंश्योरेंस कंपनी का डैमेज आएगा ना, जैसे ही वो क्लेम आ गया। तो ये ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब क्या है, लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन, का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी आती है तभी इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी आती है, इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी नहीं तो इंडेमनीफायर की भी कोई लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि पर्पस क्या है, टू मेक गुड द लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म हो जाता है। एनी क्वेश्चंस अगर है तो हम लोग अभी क्लास के एंड में, सेशन के एंड में डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। फिर से, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, यानी कि किसी ने अगर डिफॉल्ट किया तो उसके बिहाफ में या तो फिर आप प्रॉमिस पे फुलफिल करोगे या कुछ पेमेंट करोगे, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वर्ड चेंज की इजाजत थोड़ी इधर, यस, नॉट एन इशू, वर्ड टू वर्ड रखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे 3 पार्टीज आती हैं, कौन कौन सी? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। क्या इसको प्रिंसिपल डेटर की जगह डेटर बोला जा सकता है? नो,
प्रिंसिपल डेटर ही बोलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी बात है जो आपको एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी। क्यों? हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था ना, क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी इसकी है, प्रिंसिपल लाइबिलिटी इसकी, इसलिए इसको प्रिंसिपल डेटर बोला जा रहा है। श्योरिटी मतलब कौन? पर्सन हु गिव्स द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर मतलब कौन? पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, एंड क्रेडिटर पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें। एक कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बिना पढ़े बताइएगा, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो इम्प्लाइड होता है बिटवीन श्योरिटी एंड श्योरिटी एंड क्रेडिटर? नहीं, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, कि श्योरिटी ने का पैसा चुकाया तो प्रिंसिपल डेटर से वो रिकवर कर सकता है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी 2 एक्सप्रेस होते हैं, कौन कौन से? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच का, और हाँ, और सेकेंडरी कौन सा? प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच का। अच्छा, क्रेडिटर के बीच का श्योरिटी। फिर से एक बार रिवाइज करो, देखो समझो, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, हम लोग रिवाइज करते हैं। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। प्राइमरी कौन सा है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का। सेकेंडरी कौन सा है? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का। और इम्प्लाइड कौन सा है? प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच का। ठीक है, चलो। अब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड principal debtor and creditor, a secondary contract between the creditor and the surety, an implied contract between the surety and the principal debtor to indemnify the surety कि अगर उसने कुछ पैसा चुकाया है तो प्रिंसिपल डेटर को उसको वापस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल डेटर इन वो हो गया इंस्टॉलमेंट, फिर नहीं मिलेगा पैसा वापस। चलो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी की बात करते हैं। पर्पस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, राइटिंग नॉट नेसेसरी, जॉइनिंग ऑफ द अदर को-श्योरिटीज। एक एक करके समझते हैं। पर्पस क्या है? टू सिक्योर पेमेंट ऑफ अ डेट दैट इज नो प्रिंसिपल डेट देन नो गारंटी, यानी कि इसका पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस क्या होता है? पेमेंट हो जाइए। अगर पेमेंट नहीं करनी है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एग्जिस्ट नहीं करता है। कंसिडरेशन क्या होता है? अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। तो श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या है? श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है जो प्रिंसिपल डेटर को लोन मिला है वही। So consideration received by principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। मतलब इन शॉर्ट उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है, जो प्रिंसिपल डेटर को मिला वही उसके लिए कंसिडरेशन मान लिया जाता है। एक्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी, सो नो एनफोर्सेबल लायबिलिटी, नो गारंटी। जब तक लायबिलिटी नहीं रहेगी तब तक कोई गारंटी भी नहीं रहेगी। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट की बात करते हैं। अगर कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट करके आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइन किया है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा कि वो एक इनवैलिड है। सो इफ ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय मीन्स ऑफ साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस देन दैट वुड बी कॉल्ड एज इनवैलिड। ठीक है, राइटिंग नॉट नेसेसरी, गारंटी में बी ईदर रिटन और ओरल। ठीक है, मतलब राइटिंग नेसेसरी नहीं है, कर सकते हैं, यस। बात करते हैं जॉइनिंग ऑफ द अदर को-श्योरिटी। सो द गारंटी by a surety is not valid if a condition is imposed by a surety that some other person must also join as a co-surety but such other person does not join as co-surety। यानी कि अगर श्योरिटी ने बोला, जैसे हमने बोला कि हम तभी साइन करेंगे एज श्योरिटी जब शोभे सर भी ज्वाइन कर लेंगे एज श्योरिटी, और शोभे सर ने ज्वाइन नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी आएगी नहीं, आई विल ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड एज श्योरिटी। ठीक है, ये समझ में आता है? लास्ट वाला पॉइंट समझ में आता है? चलो अब आते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक पर, विच इज टाइप्स ऑफ गारंटी। कौन कौन से हैं? 2 स्पेसिफिक, कंटिन्यूइंग। स्पेसिफिक मतलब ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूइंग फॉर कंटिन्यूअस फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, है ना। स्पेसिफिक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। Surety's liability comes to an end when the guarantee debt is fully discharged or the promises duly performed। यानी कि स्पेसिफिक में जैसे ही वो डेट डिस्चार्ज हुआ श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो गई। बट कंटिन्यूइंग में मेक्स द श्योरिटी लायबल फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द गारंटी, यानी कि जो भी अनपेड बैलेंस बच गया एट द एंड ऑफ द गारंटी उन सब के लिए श्योरिटी को लायबल ठहराया जाता है, उससे पैसे रिकवर किया जाता है। श्योरिटीज लायबिलिटीज कंटिन्यूज अंटिल द रेवोकेशन ऑफ द गारंटी, मतलब जब तक गारंटी को रिवोक ना कर दिया जाए स्पेसिफिकली जाकर तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा सबके लिए श्योरिटी लायबल है। जैसे शोभे सर ने हमारे लिए गारंटी लिया और उन्होंने बोला कि सुप्रीत ये जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहा है इससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी ना उसके लिए मैं लायबल हूँ। समझ आता है? कौन सी हुई? स्पेसिफिक हुई। और उसने बोला कि सुप्रीत जो भी 1 साल में ट्रांजेक्शन करेगा सबके लिए मैं गारंटी लेता हूँ, ये कौन सी हुई? कंटिन्यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। वैसे तो बहुत बेसिक्स हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टीज 2 होती है इंडेमनिटी में, 3 होती है गारंटी में। नेचर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, यानी कि उसी को चुकाना पड़ेगा, इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी। वेयरएज जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे प्राइमरी लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड सेकेंडरी लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी।
बात करते हैं टाइम ऑफ लाइबिलिटी की, तो इंडेमनिफिकेशन में क्या होता है, अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कॉन्टिजेंसी, बट यहाँ पर बात करें तो अराइजेस ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, दोनों ही केसेस में लाइबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे कुछ अनसर्टेन इवेंट होने की वेट नहीं किया जाता है। टाइम टू एक्ट, इंडेमनिफाई नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि जैसे इंडेमनिटी होल्डर बोलेगा तभी इंडेमनिफायर का एक्ट करना ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे भी करना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस में सोचो ना, लाइफ इंश्योरेंस में जाकर बोल दिया, अब वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिफिकेशन से बाहर निकाला गया है, बट सोचो ना मेडिकल इंश्योरेंस में जब तक वो आएगा नहीं हम नहीं पे करेंगे, अरे भाई वो आने की कंडीशन में नहीं हुआ तो फिर भी किया जाता है। श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ओनली। अच्छा, क्रेडिटर की रिक्वेस्ट पे भी किया जा सकता है क्या? यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कहता है कि क्रेडिटर भी डायरेक्टली जाके मांग सकता है तो मांग सकता है। राइट टू स्यू थर्ड पार्टी, नो अंटिल असाइन, मतलब आप थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते जब तक असाइंड ना हो, जब तक उसने बेनिफिट ट्रांसफर ना की हो आपके पास। जबकि श्योरिटी कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर, पढ़ा था ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो श्योरिटी कैन इवन स्यू प्रिंसिपल डेटर। पर्पस की बात करते हैं तो यहाँ पर है रिइंबर्समेंट ऑफ लॉस टू मेक गुड द लॉसेस, जबकि गारंटी में फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर के उसका पैसा ना डूबे। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर इंडेमनिफिकेशन में क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इफ माइनर इज द प्रिंसिपल डेटर। बट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर माइनर प्रिंसिपल डेटर है, मतलब प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर है तो श्योरिटी लायबल होता है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द माइनर एज वेल। ठीक है, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि क्रेडिटर चाहे तो खुद जाकर भी श्योरिटी के खिलाफ केस कर सकता है, इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो। ऐसा लिखा है क्या वहाँ पर? नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तभी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, इसलिए हमने ऊपर क्या पढ़ाया था, जब जैसे उन्होंने लिखा था ना श्योरिटी कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर, और ऊपर उन्होंने बोला हुआ था श्योरिटी एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी कैन ऑल्सो एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर के पास भी पावर होती है कि वो जाकर सीधा श्योरिटी को सू कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं ये वाला पॉइंट। अब ये स्पेशल पॉइंट है आपकी बुक में दिया हुआ था, बट हमने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, प्लीज ध्यान से समझिए। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू अंडरटेक अ लायबिलिटी, ठीक है, एंड ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर। ये क्या है? ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दिया, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू अंडरटेक अ लायबिलिटी। ठीक है, ए एंड बी ने बोला कि हम लायबिलिटी लेने को तैयार है, और आपस में कर लिया कि जब तक बी की गलती नहीं होगी तब तक ए लायबल नहीं, ए की गलती नहीं होगी बी लायबल नहीं। स्टिल लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुवर्ड सी इज नॉट अफेक्टेड बाय सच आइडिया। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ओके, डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी की बात करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी की बात करते हैं, कैसे कैसे होता है श्योरिटी डिस्चार्ज, कैसे कैसे होता है? बाय रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर की कंडक्ट से। यस, अगर उसने कुछ भी इनफॉर्मली किया या बिना इन्फॉर्मेशन के कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब इनवैलिड हो जाती है, इसे रॉन्गफुल तरीके से किया था, मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, फ्रॉड किया था। केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, वो पढ़ना है हम लोग को, तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। बाय रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस दैट इज बाय फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी कभी भी पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक नहीं हो सकती, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी है ना, एक पीरियड के लिए दिया, सिर्फ शोभा ने 1 साल के लिए हमें गारंटी दिया हमारे बिहाफ में, 8 महीने बाद उनको लगा कि यार ट्रांजेक्शन को सही नहीं जा रहे, तो वो जो भी रिवोक करेंगे वो 8 महीने के लिए वैलिड नहीं होगा, वो आने वाले 4 महीने के लिए वैलिड होगा। स्पेसिफिक गारंटी रिवोक्ड ओनली इफ लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज़ नॉट येट अक्रूड, यानी कि आप कब स्पेसिफिक गारंटी को मना कर सकते हो? जब लाइबिलिटी अभी तक आई ना हो। अगर लाइबिलिटी आ गई तो फिर अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया है तो फिर आप रिवोक नहीं कर सकते, नहीं हुआ तो आप रिवोक कर दो। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज दैट इज फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी और श्योरिटी की डेथ हो गई, सॉरी किसकी, श्योरिटी की डेथ होगी, तो किसके लिए रिवोक होगी? फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। पुराने ट्रांजैक्शन की श्योरिटी तो मर गया, कौन पैसा देगा? उसका एस्टेट देगा, या उसका रियल लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा, कहाँ तक का? जहाँ तक का उसका एस्टेट है। बाय नोवेशन दैट इज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। बस 5 मिनट हमारे साथ बियर कीजिएगा, 2 पेज बचे हैं और फिर हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, और 2 पेज में इतना शानदार टॉपिक आने वाला है ना अभी इसके बाद कि आपको मजा आ जाएगा। बात करते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो शानदार टॉपिक आने वाला है। आई नो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन मोड में हो, बट फिर भी ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, अगर क्रेडिटर ने कुछ भी ऐसी टर्म्स में चेंज किया विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, तो उसको मान लिया जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अच्छा प्रिंसिपल डेटर को आपने डिस्चार्ज कर दिया, क्रेडिटर ने बोल दिया कि अरे तुमसे पैसे नहीं चाहिए यार, तुम भी क्या याद रखोगे, श्योरिटी लायबल नहीं, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी कब है? जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है। श्योरिटी डिस्चार्ज व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद दैट इज alter terms without surety's consent, that is gives time to or agrees not to sue principal debtor। ऐसा कुछ भी चेंज किया पीठ पीछे तो श्योरिटी लायबल है नहीं, वो बोलेगा क्यों टाइम दिया था उसको, मैंने बोला था क्या, बिल्कुल अब मैं लायबल नहीं हूँ। ठीक है,
इफ क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी ने बोला हुआ था कि इसको पैसे देना और ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा, बट प्रोवाइडेड इसकी गाड़ी रख लेना अपने पास, ठीक है, इसकी गाड़ी हम ना अपने पास रखना, या फिर इसकी ना गाड़ी की चाबी रोज रात में अपने पास रखवा लिया करो, तभी मैं पैसे दूंगा, क्योंकि इसकी ना हरकतें खराब है, ये ना फिर अगर गाड़ी लेकर जाता है तो फिर मैं गारंटी नहीं लूँगा। और क्रेडिटर ने अग्री कर लिया था ऐसा, और क्रेडिटर ने नहीं मांगी चाबियाँ, बाद में पता चला क्या क्रेडिटर क्या श्योरिटी लायबल है? बिल्कुल भी नहीं। So if creditor does any act which is inconsistent with the rights of a surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of surety against principal debtor is impaired, the surety is discharged. बात करते हैं इसकी by the invalidation of the contract of guarantee. कब कब invalid माना जाएगा? If guarantee obtained by misrepresentation, then the contract is invalid. If guarantee obtained by concealment, then the contract is invalid. If guarantee given on the condition that other co-surety joins, the guarantee is not valid if that other person does not join. जैसे शोभा सर ने ज्वाइन नहीं किया, गारंटी इनवैलिड हो गई। केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, मतलब आपको लगेगा डिस्चार्ज हो गया फिर भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, अगर आपने टाइम दे दिया तो श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आते हैं राइट्स ऑफ अ श्योरिटी पर, अब समझना राइट्स ऑफ अ श्योरिटी पर, सुनो राइट्स ऑफ अ श्योरिटी पर आते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है, समझना। राइट्स ऑफ अ श्योरिटी की बात करते हैं। राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी। अरे हम और शोभे सर के आपस में, हम दोनों को श्योरिटीज़ हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए से, इसके लिए हम लोग ने गारंटी ले ली है कि जो भी करेगा उसके लिए हम लोग के पास गारंटी है। अब हम दोनों के क्या राइट्स होंगे इनके अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट नहीं, आपस में, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट। 1 लाख की लायबिलिटी है, 50-50 हज़ार देने पड़ेगा वो शोभे सर को, और पार्ट ऑफ द डेट रिमेन्स अनपेड बाय दी डेटर, जो भी अनपेड रह गया है वो इक्वली बियर करना पड़ेगा। दूसरा, co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligations permit। आज सुबह एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर हम लोग ने बोला हुआ था, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर जनता जनार्दन के लिए। 42,000 की लाइबिलिटी थी वहाँ पर, ए ने बोला हुआ था कि हम 10,000 तक की लाइबिलिटी बियर करेंगे, बी ने बोला हुआ था हम 20,000 तक की लाइबिलिटी बियर करेंगे, और सी ने बोला हुआ था हम 40,000 तक की लाइबिलिटी बियर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने जैसे इक्वली डिवाइड किया था तो आंसर आया था 14,000, तो ए तो बियर नहीं कर सकता 14,000, तो हम लोग ने क्या बोला हुआ था, ए से बियर करवाओ केवल 10,000, और जो बच गया है ना 32,000 वो 2 लोगों में बांट दो। वो कैसे बांट दो? 16,000। अब दोनों 16,000 बियर कर सकते हैं, यस, तो वो यहीं का क्वेश्चन था। समझ आता है? चलो एक सेकेंड, बस थोड़ा सा ये मूव हो गया है, एक सेकेंड बस, आई थिंक हम लोग थोड़ा सा आगे गलती से, यस, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक केस भी यहाँ पे बनाया हुआ था, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन, दैट इज श्योरिटी अपॉन पेमेंट और surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against principal debtor। यानी कि से क्रेडिटर ने कुछ गाड़ी गिरवी करवा के रखी थी, जैसे अभी बात की हुई थी, है ना, तो वो किसको मिल जाएगी वो गाड़ी गिरवी रखवाने का राइट? वो श्योरिटी को मिल जाएगा, क्योंकि श्योरिटी को भी तो अपना पैसा रिकवर करना है ना, तो जितने राइट्स थे ना क्रेडिटर के पास पैसा रिकवर करने के, वो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे? श्योरिटी के पास। इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच का, वो यही है। राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर की बात करते हैं, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर की बात करते हैं, तो श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज इवन इफ नॉट ओन, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज इवन इफ नॉट ओन, यानी कि श्योरिटी के पास ये राइट होता है कि वो क्रेडिटर के पास जो भी एसेट रखे हुए हैं टू रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो सारे वो अपने पास रखवा सकता है। राइट, एक मिनट, राइट टू सेट ऑफ, एक मिनट, हाँ, राइट टू सेट ऑफ दैट इज बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड, यानी कि अगर 1 लाख का डेट था, 40,000 ये चुका है अपना डेटर, तो यहाँ पर 60,000 की लायबिलिटी आपको बियर करनी पड़ेगी, 1 लाख की करने की जरूरत नहीं है। राइट टू शेयर दैट इज प्रोपोर्शनेट क्लेम, तो यहाँ पर अगर 50,000 का लोन था, 25% रियलाइज हो गया प्रॉपर्टी से, तो आपको कितना सिर्फ 37.50 ही चुकाना है, प्रोपोर्शनेटली चुकाना है, ठीक है, समझ में आता है? ओके,
इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 7 खत्म हो गया। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिट नंबर 7 जो था ना वो एक थोड़ा टेक्निकल था, हम लोग ने थोड़ा जल्दी किया हुआ है। आपको ये समझना है कि आपको ना इसको रीड करना है, मॉड्यूल से भी रीड करना है और आपको यहाँ नोट से भी रीड करना है। जैसे आप ये दोनों रीडिंग खत्म कर लेते हो ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपका ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।